हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 8 है, चैप्टर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 2 है। बेटे बिल्कुल थियोरटिकल है, तो थोड़ा बस समझाना है। बहुत ही आसान है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, लेकिन एक बार समझ लो बेटा। नाम है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। देखो याद करो, मैंने एक ना आपको रिएक्शन लिखी थी, एक बार दोबारा लिख देता हूं। 92 यूरेनियम 235 पर जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ध्यान रखिएगा ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, इसे थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब होता है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। से बॉम्बार्डमेंट किया जाता है, तो बदले में मिलता है आपको, एक तो बैरियम मिलता है, एक क्रिप्टन मिलता है। बैरियम का एटॉमिक नंबर है 56 और मास नंबर है 141। क्रिप्टन का है 36 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 92। तीन न्यूट्रॉन्स फ्री होते हैं और एनर्जी फ्री होती है 200 MeV। ये रिएक्शन आप सबने पढ़ी है, इसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। सभी को याद आ गया होगा। अब देखो बेटे, एक बार तो हमें न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करना पड़ता है यूरेनियम पर, लेकिन एक बार बम्बार्डमेंट करने के बाद फिर आगे बम्बार्ड करने की कोई जरूरत नहीं। यानी एक बार तो रिएक्शन को ट्रिगर करना पड़ता है, एक बार तो रिएक्शन को स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ये रिएक्शन ऑटो होती है। क्यों? क्योंकि ये तीन न्यूट्रॉन फ्री हुए ना, ये तीन न्यूट्रॉन को अगर हम स्लो कर दें, है ना, तो ये क्या करेंगे, तीन और इन एटम से टकरा जाएंगे। तो तीन एटम से टकराएंगे तो फिर उनसे भी तीन तीन न्यूट्रॉन फ्री होंगे। समझ रहे हो? ये तीन 92 यूरेनियम 235 से टकराएंगे, तीन, ये भी 92 यूरेनियम 235 है। ये तीन न्यूट्रॉन इसमें से निकलेंगे, फिर तीन न्यूट्रॉन इसमें से निकलेंगे, फिर तीन न्यूट्रॉन इसमें से निकलेंगे। अब सोचो क्या होगा, कितने न्यूट्रॉन हो गए, 9। फिर क्या होगा, ये 9 यूरेनियम एटम से फिर टकराएंगे। देखो न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, ये यू बना रहा हूं, यू माने यूरेनियम। तो अब बताओ, फिर तीन तीन सब में से फ्री होंगे। तो इस तरह से न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा। एक न्यूट्रॉन से बने तीन, तीन न्यूट्रॉन से बने 9, 9 से बनेंगे 27, 27 से बनेंगे 81, तीन गुना होता जाएगा। 81 से बनेंगे 243 न्यूट्रॉन्स, और एनर्जी और ज़्यादा रिलीज होती जाएगी, क्योंकि एक बार से 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे 3 टाइम्स होते जाएंगे, तो थोड़ी देर में ही बिलियंस ऑफ बिलियंस एटम्स जो होंगे उनका फिशन होने लगेगा, और ये एनर्जी बढ़ती ही चली जाएगी। इसी घटना को 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, इस तरह से जो न्यूट्रॉन्स निकलते चले जाते हैं, है ना, तो इसी को कहते हैं हम चेन रिएक्शन। अगर इन न्यूट्रॉन्स को रोका ना जाए तो ये बहुत तेजी से बढ़ते चले जाते हैं, और इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाएगा। यानी अगर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड माने जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, तो ये कुछ ही सेकंड्स में डिसास्टर को जन्म देगी। तो ये ही बन गया एक तरह से, अगर बहुत सरल शब्दों में कहें तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ही एटम बम है। यही है एटम बम, जिसमें इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है कि एक बहुत बड़ा डिसास्टर हो जाता है। ठीक है? और अगर इसी को कंट्रोल कर लिया जाए, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब एक सवाल है, सर कंट्रोल कैसे करेंगे, आप पहले तो ये बताइए। कंट्रोल का मतलब ये है बेटे कि हम ना ये तीन न्यूट्रॉन्स जो फ्री हुए, तो इनमें से जो न्यूट्रॉन जितने ज़्यादा फ्री अगर हो रहे हैं,
तो उन्हें एब्जॉर्ब करा दें, एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं तो उन्हें क्या करा दें, एब्जॉर्ब करा दें, ऐसी रॉड्स रख दें जो इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लें और एक एक सफिशिएंट अमाउंट में ही न्यूट्रॉन्स फ्री करें हम, ताकि एक निश्चित एनर्जी फ्री हो, उससे एक्सप्लोजन ना हो। तो इसे कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और ये कहाँ की जाती है, यही की जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में ऐसे समझ लो जैसे आग होती है ना बेटा, अगर आग अनकंट्रोल्ड हो जाए तो तुमने देखा होगा जंगल के जंगल जला देती है, बहुत बड़ा डिसास्टर क्रिएट करती है। तो इसी तरह एटम बम है, लेकिन वही आग हमारे घर में रोजाना जलती है, हमारा खाना पकाती है, हमारे बहुत काम आती है। तो वो क्या है, कंट्रोल्ड वे में जलती है ना, एक निश्चित एनर्जी देती रहती है, दूध गर्म होता है, चाय बनती है। तो वो है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, उससे फायदे ही फायदे हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की जाती है और इस एनर्जी का यूज कई अच्छे कामों में कर सकते हैं। जैसे उनमें से एक मेन काम है, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने में इस एनर्जी का यूज करते हैं। किसमें करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क इससे लिया जा सकता है। अब मैं अगला टॉपिक जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है और कैसे वर्क करता है, और उसे हम पीसफुल पर्पस में कैसे यूज कर सकते हैं। पीसफुल पर्पस जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ही यूज करना हो तो कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए जरा न्यूक्लियर रिएक्टर को समझो। देखो बच्चों, पेज बदल रहा हूं और अगले पेज पर हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। ध्यान दीजिएगा, पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है, चाहो तो एक बार बुक से पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा मैंने समझा दिया है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। न्यूक्लियर रिएक्टर, अब ये तो समझ ही गए न्यूक्लियर रिएक्टर किस काम आता है। यहां पर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कराई जाती है ना, ताकि एक निश्चित मात्रा में एनर्जी पैदा हो और उस एनर्जी का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कर सकते हैं। तो जरा देखो, एक डायग्राम मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तो देखो, ये है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं भाई, लाइए इसे। ये है बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम, ठीक है। तो देखो जरा क्या क्या इसमें चीजें आपको दिख रही हैं, एक बार ध्यान से देखो। देखो ये जो है ना बेटे, सबसे पहले ये देखो, इसके चारों तरफ ये जैकेट होती है कंस्ट्रक्शन में, है ना। जैकेट ये बेटे बहुत मोटी होती है, क्योंकि इनमें से रेडिएशन निकलते हैं यूरेनियम में से, जो कि बेहद खतरनाक होते हैं। इसलिए ये जैकेट जो होती है आरसीसी सीमेंट की बनी हुई होती है, रॉड कंक्रीट और सीमेंट की बनी हुई होती है, और ये वॉल 10 मीटर मोटाई की होती है ना। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले होता है न्यूक्लियर फ्यूल। देखो यहां दिख भी रहा होगा लिखा नंबर 1 पे, न्यूक्लियर फ्यूल। तो बताओ फ्यूल इसमें क्या है, तुम बताओ। हाँ, 92 यूरेनियम 235 ही फ्यूल है इसका। बताओ कौन सा फ्यूल है, 92 यूरेनियम 235 ही इसका फ्यूल है, जो एल्यूमिनियम सिलेंडर्स में बंद रहता है। किसमें सील रहता है, एल्यूमिनियम के सिलेंडर में सील रहता है, ठीक है। दूसरी चीज होती है मॉडरेटर्स। देखो दिखा नाम, ये है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है बेटा, मॉडरेटर वो चीजें हैं जो न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देती हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स कर देती हैं। न्यूट्रॉन फास्ट चल रहे होते हैं, मॉडरेटर में से गुजरेंगे तो वो थर्मल न्यूट्रॉन बन जाएंगे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बन जाएंगे। कोई बच्चा जानना चाह सकता है सर स्लो मूविंग का मतलब कितनी एनर्जी होनी चाहिए। तो याद रखो जो पहले एनर्जी होती है वो लगभग 2 MeV होती है न्यूट्रॉन के पास, जब स्लो नहीं किया जाता है। और जब स्लो कर दोगे तो एनर्जी रह जाती है 0.0235 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम है ये एनर्जी, 0.0235। याद रहेगा इतनी एनर्जी होती है ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले होती है 2 MeV।
तो मॉडरेटर जो हैं ये बेटे न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देते हैं। अब एक सवाल है सर, कौन कौन सी चीजें मॉडरेटर के रूप में यूज की जा सकती हैं? तो आप याद रखिए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अच्छा मॉडरेटर है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक तरह से एक रूप है, तो वो बेटा ग्रेफाइट है। और एक हैवी वाटर, हैवी वाटर जानते हो, D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, H2O वाटर होता है, D2O हैवी वाटर होता है। तो याद रखिए, मॉडरेटर का रोल प्ले करते हैं ग्रेफाइट और हैवी वाटर। ठीक है। तीसरी चीज होती है कंट्रोल रॉड्स। देखो दिखा नाम, नहीं दिखा तो नाम सुनो, कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स का काम होता है बेटा कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेना। बोलो क्या काम है? एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना। देखो ये लिखा भी है कंट्रोल रॉड्स। तो इनको अगर आप अंदर की तरफ धकेल देंगे तो ये न्यूट्रॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी और रिएक्शन को स्लो कर करके ख़त्म भी कर सकती हैं। सारी न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी। और इनको अगर आप बाहर की तरफ खींच लेंगे तो न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन कम होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और ज़्यादा एनर्जी पैदा होने लगेगी। तो बताओ कंट्रोल लॉट्स का काम क्या है? रिएक्शन को कंट्रोल करना। ये करती क्या है? आंसर, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं? न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है। और इनको आगे या पीछे आप खिसका कर न्यूट्रॉन्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं और उससे एनर्जी कंट्रोल की जा सकती है। कंट्रोल लॉट्स के बाद अभी मैं रिएक्टर पर वापस आऊंगा तो मैं समझाऊंगा कैसे वर्क करता है, लेकिन सारे एलिमेंट्स एक बार समझ लो। कंट्रोल लॉट्स के बाद बेटे होता है कूलेंट। क्या नाम है? कूलेंट। देखो दिखा, देखो ये दिख क्या होगा, कूलेंट लिखा हुआ है। कूलेंट, कूलेंट का काम होता है बेटे, इतनी एनर्जी पैदा होती है, अगर रिएक्टर को ठंडा नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा? रिएक्टर में विस्फोट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा रिएक्टर। तो कूलेंट का काम होता है, बोलो भाई क्या? रिएक्टर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। जो मटेरियल जो है, जो हीट जनरेट हो रही है चेन रिएक्शन से, है ना, तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें ही कूलेंट कहते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, कूल करने वाला ही कूलेंट होता है। ठीक है। तो बताओ कूलेंट में बच्चों आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? लिक्विड सोडियम, नाम याद कर लीजिए, लिक्विड सोडियम जो है वो कूलेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। पानी कूलेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। हैवी वाटर को भी कूलेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। नाम बताओ क्या क्या हुए? लिक्विड सोडियम, हैवी वाटर और सिंपल वाटर को भी इवन आप यूज कर सकते हैं कूलेंट के रूप में। प्रोटेक्टिव शील्ड, मैंने अभी बताया था जब शुरू किया था कि इसमें से निकलने वाले रेडिएशन बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए पूरे जो आपका रिएक्टर है उसे एक शील्ड में हम बंद करते हैं। ये शील्ड RCC की बनी होती है, जिससे लैंटर डाला जाता है ना छतों पर, लैंटर, तो लैंटर्न जो डाला जाता है उसी RCC रॉड, कंक्रीट और सीमेंट की ये बनी होती है और बहुत मजबूत दीवार होती है और इसकी मोटाई 10 मीटर होती है। मोटाई की बात कर रहा हूँ, लैंटर की मोटाई 4 या 6 इंच होती है, इसकी मोटाई 10 मीटर होती है। तो ये रखी जाती है ताकि कोई भी रेडिएशन जो इतने नुकसानदायक हैं वो इसके पार ना जाए। अब सवाल आता है वर्किंग कैसे होती है, तो जरा वर्किंग को समझो। वर्किंग समझा रहा हूं, वापस रिएक्टर पर जाकर देखो, जरा समझो बच्चों वर्किंग को। बोलो भाई, जैसे ही आपने इसको स्टार्ट करना है तो क्या होगा बताओ? आप चेन रिएक्शन शुरू करेंगे। चेन रिएक्शन शुरू करते ही न्यूट्रॉन से बम्बार्ड होने के बाद एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी को कम ज़्यादा किन से करोगे? आंसर, कंट्रोल लॉट से। अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है, कंट्रोल लॉट्स को बाहर खींच लो, न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। इस तरह से आप करते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों, जो एनर्जी यहाँ से बनी, इतनी ज़्यादा ही जो एनर्जी या हीट बनी, उसे आप यहाँ से कूलेंट में से गुजारते हैं और यहाँ से ये पानी, इससे क्या होता है? गर्म होता है। देखो लिखा है वाटर, अगर आप देख पा रहे हो तो ये पानी गर्म होता है। पानी गर्म होके, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी है,
तो ये पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में। स्टीम को भी आगे प्रेशराइज किया जाता है तो वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। स्टीम पर अगर प्रेशर बढ़ा दें तो उसका जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। पानी 100 डिग्री सी पर बॉयल होता है, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा दो, जैसे प्रेशर कुकर में किया जाता है, तो ये पानी 140 या 150 डिग्री सी तक इसके टेम्परेचर को ले जाया जा सकता है। और ऐसी स्टीम को कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम में स्टीम की तुलना में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो इस सुपर हीटेड स्टीम को जो यहाँ से निकलती है, इसे हम किस पर डालते हैं? बोलो भाई, टरबाइन पर। किस पर? टरबाइन। टरबाइन घूमती है, टरबाइन के पीछे बहुत बड़े बड़े मैग्नेट लगे होते हैं। तो वो जब मैग्नेट घूमते हैं तो उनसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। यानी टरबाइन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है, ये समझ लो मोटे तौर पर। तो टरबाइन के घूमने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से क्या होगा बताओ? इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है, या इंड्यूस करंट पैदा होती है, या इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इस तरह से इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो क्या वर्किंग सारे बच्चे समझ गए हैं? बताओ क्या किया जाता है। कुल मिला के यार, अगर एक बात कहें ना शॉर्ट में, तो आप सिर्फ इतना सा काम कर रहे हो कि आपने यहाँ से 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया है, उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। उस एनर्जी से आप उस एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल लॉट से। न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर रहे हो मॉडरेटर से। स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स लगातार आगे अगले यूरेनियम एटम्स को तोड़ते जा रहे हैं, और उस एनर्जी से ये पानी को गर्म कर रहे हो, प्रेशर बढ़ाकर उसे स्टीम से सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो। सुपर हीटेड स्टीम को आप टरबाइन पर डाल रहे हो। टरबाइन के घूमने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, उससे इंड्यूस करंट पैदा हो रही है, और वही आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन माना जा सकता है। तो इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर का ये आपको वर्क भी समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटे, एक चीज और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, इसको समझो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के यूजेस क्या हैं। तो यूजेस मेन तो मैंने बता ही दिया, पावर जनरेशन है। आप इसके अंदर रेडियो एक्टिव जो कहना चाहिए आइसोटोप्स का जनरेशन कर सकते हैं, जिनका काम मेडिकल वगैरह में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने समझा दिया है बच्चों, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और समझा रहा हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद, उसको समझिए। उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या नाम है? न्यूक्लियर फ्यूजन। एक बार समझो बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में बेटे होता क्या है, जो हाइड्रोजन होते हैं ना, वो मिलकर हीलियम बनाता है। यानी 4 हाइड्रोजन मिलते हैं, 4 प्रोटॉन मिलते हैं, ये समझ लीजिए। 4 प्रोटॉन के मिलने से क्या होता है? 2He4 हीलियम बनती है। 2 पॉजिट्रॉन फ्री होते हैं। कौन फ्री होते हैं? 2 पॉजिट्रॉन फ्री होते हैं। पॉजिट्रॉन जानते हो? पॉजिट्रॉन ये है 1E0 प्लस 1E0। इट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाम क्या है? पॉजिट्रॉन। यानी ये बिल्कुल, इसमें सारे करेक्टर इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, सिर्फ चार्ज पॉजिटिव होता है ना। यानी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये समझ लो, है ना। इसी को ही कहते हैं हम पॉजिट्रॉन। और एनर्जी फ्री होती है लगभग 24.6 MeV। कितनी फ्री होती है? 24.6 या 24.7 भी कुछ बुक्स लिख देती है, मैं 24.6 ही लिख देता हूं। इतने MeV एनर्जी फ्री होती है, ठीक है। अगर आप बैलेंसिंग चेक करना चाहे रिएक्शन की तो कर सकते हैं। नीचे है 4 1 जा 4, तो देखो 2 ये हैं और 2 1 जा 2 ये हैं, 4 हो गए।
ऊपर है 4 बन जा 4, तो ऊपर 4 है और ये 0 है तो 4 हो गया। इस तरह से ये रिएक्शन आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन को होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। अब बहुत हाई का मतलब समझ लो, लगभग इसको 1 करोड़ केल्विन, या कई बुक्स तो लिख देती है 2 करोड़ केल्विन तक, तो ये समझ लो 1 करोड़ केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। कितना? 1 करोड़ केल्विन, है ना, 1 करोड़ केल्विन, यानी 10 की पावर कितने हो गए भाई? 7 हो गए। तो 10 की पावर 7 केल्विन टेम्परेचर हो या उससे ज्यादा हो, तभी ये रिएक्शन ट्रिगर होती है, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। अब एक सवाल ये है, सर इतना हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए? क्योंकि बेटे प्रोटॉन्स आपस में जुड़ रहे हैं। आपको पता है प्रोटॉन तो आपस में रिपेल करते हैं, प्रोटॉन्स आपस में क्या करेंगे? रिपेल। लेकिन हमें इतनी ज्यादा इनमें स्पीड देनी है कि रिपल्सिव फोर्स रोकता ही रह जाए और ये आपस में जुड़ जाएं। तो इतनी ज्यादा स्पीड मेंटेन करना ताकि रिपल्सिव फोर्स को तोड़ कर भी, उसको ओवरकम करके भी ये जुड़ जाएं, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। मैंने बताया ही 1 करोड़ या उससे ज्यादा केल्विन, ठीक है। लेकिन एक बार तो ये टेम्परेचर आपको शुरू में जनरेट करना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा, ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। लेकिन एक बार अगर रिएक्शन शुरू हो गई, एक बार रिएक्शन ट्रिगर हो गई, उसके बाद आपको टेम्परेचर की चिंता नहीं करनी है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी निकलती है इससे, इतनी जल्दी ये एनर्जी बढ़ती है कि ये थोड़ी देर में ही इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है। यानी ये एनर्जी से ये टेम्परेचर ऑटो मेंटेन्ड हो जाता है, और मेंटेन होने के बाद ये रिएक्शन लगातार चलती रहेगी। अब आप कहेंगे सर कहाँ होती है रिएक्शन, आप बताइए, ठीक है। तो देखो बच्चों, मेनली स्टेलर एनर्जी, स्टेलर एनर्जी जानते हो, यानी स्टार्स में जो एनर्जी पैदा हो रही है, जैसे सन भी एक स्टार है, एक मीडियम सा स्टार है सन, तो सन में भी एनर्जी का जो सोर्स है, जो एनर्जी पैदा हो रही है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से ही हो रही है। अब वहां पर एक बार ये रिएक्शन शुरू हो चुकी है, तो आप देखते जा रहे हैं कि लगातार करोड़ों 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 सालों तक सन एनर्जी दे रहा है और इसके अंदर यही रिएक्शन हो रही है। एक बार ट्रिगर होने के बाद आपको पता ही है, सन का जो इनर पार्ट है ना, उसका नाम भी मैंने बताया था फोटोस्फीयर। सन का जो इनर पार्ट है जहां ये रिएक्शन हो रही है फोटोस्फीयर में, उसका टेम्परेचर 1 करोड़ केल्विन से ज़्यादा होता है, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं, उसका टेम्परेचर कम होता है, लगभग 6000 केल्विन ही होता है, इसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। तो रिएक्शन यहाँ हो रही है, धीरे धीरे हो क्या रहा है, हाइड्रोजन वहाँ कम होती जा रही है, हीलियम बढ़ती जा रही है, फिर एक उम्र के बाद स्टार खत्म भी हो जाता है, डेथ हो जाती है स्टार की। कब? जब ये हाइड्रोजन सारी की सारी खत्म होती चली जाएगी, तो ये रिएक्शन एंड में जब रुकेगी या खत्म होगी या खत्म होने के पास पहुंचेगी, तो स्टार अपनी डेथ की तरफ चल देगा। तो सारी स्टेलर एनर्जी का सोर्स ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही है। एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं और शेयर कर देता हूँ, कई बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर न्यूक्लियर फिशन भी एक रिएक्शन थी। न्यूक्लियर फिशन, फिशन माने टूटना, सर ये ज्यादा अच्छी रिएक्शन है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या न्यूक्लियर फ्यूजन ये ज्यादा अच्छी रिएक्शन है? तो देखने में तो ऐसा लगता है 92 यूरेनियम 235 था, इस पर एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया, बेरियम बना, क्रिप्टन बना, 3 न्यूट्रॉन बने और 200 MeV एनर्जी फ्री हुई। तो कोई एट्रेडनम देखेगा तो वो कहेगा यहाँ तो सर 24.6 MeV एनर्जी फ्री हो रही है, यहाँ 200 MeV एनर्जी फ्री हो रही है, तो फिशन में शायद ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन ये सही नहीं है। फ्यूज़न जो है इसमें फिशन से लगभग 7 गुना एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, फ्यूज़न में 7 गुना ज़्यादा। आप कहेंगे ये तो कम है सर। बेटे ऐसे हिसाब नहीं लगाएंगे,
आप देखिए यहां पर जो हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो कितने यूज हुए, 4 1 जा 4 न्यूक्लियॉन्स यूज हुए। तो एक न्यूक्लियॉन से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 24.6 अपॉन 4, ये हुई एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियॉन। यहां पर आप देख लीजिए एनर्जी तो 200 MeV फ्री हो रही है, लेकिन न्यूक्लियॉन यूज हो रहे हैं 235, तो एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियॉन हो जाएगी 200 में 235 का डिवाइड करोगे, है ना, तो लगभग ये आएगा 0.8 MeV पर न्यूक्लियॉन, 0.8 MeV पर न्यूक्लियॉन, 200 अपॉन 235। इसमें एनर्जी आएगी 24.6 अपॉन 4, लगभग 6.1 या 6.2 न्यूक्लियॉन MeV पर न्यूक्लियॉन। तो आप देखो 0.8 से 6.2 7 या 8 गुने के लगभग है। तो आप समझ सकते हैं फ्यूजन में पर न्यूक्लियॉन एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होती है। ठीक है, तो देखो एक बार मैं लिख भी देता हूं, एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियॉन इन फ्यूजन, एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियॉन इन, पहले केस में दे रहे हैं इन फ्यूजन, तो फ्यूजन में होगी 24.6 और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4 हैं, तो लगभग 6.15 MeV पर न्यूक्लियॉन, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है किसमें, फ्यूजन में। अब फिशन में देखो हिसाब लगा, फिशन में तो इन फिशन में एनर्जी रिलीज 200 MeV हुई है, लेकिन 235 न्यूक्लियॉन्स हैं, डिवाइड करोगे लगभग 0.8 समथिंग आ जाएगा MeV पर न्यूक्लियॉन। अब आप देखो तो आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी कि एनर्जी फ्यूजन में लगभग फिशन से 7 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो। अब बात कर रहे हैं हम लोग स्टेलर एनर्जी की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, स्टेलर एनर्जी की। चलो अब अगले वीडियो में कर लेते हैं ये बात, ये वीडियो लंबा हो गया है। थैंक यू बच्चों।